आज की ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जो सिर्फ ई रिक्शा चालकों को निशाना बनाता था। यानी जो बैटरी रिक्शा चलाते थे उनकी हत्या करता था और हत्या करने के बाद उन्हें सुनसान जगह पर लावारिस छोड़कर फरार हो जाता था। लेकिन आखिर सिर्फ ई रिक्शा चालकों की वो हत्या क्यों करता था? इसके पीछे का कारण क्या था? वो सिर्फ ई रिक्शा चालकों को ही निशाना क्यों बनाता था? ये काफ़ी हैरान करने वाली बात थी। यह घटना उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद की। मुरादाबाद के पाकबड़ा पुलिस स्टेशन की हद में पुलिस को एक लावारिस लाश मिलती है। पुलिस को जैसे ही उसकी खबर मिलती है, पुलिस वहां पर जाती है, बॉडी को देखती है। शुरुआती नज़र में पुलिस को पता चलता है कि ये कोई एक्सीडेंट का मामला नहीं, बल्कि ये हत्या का मामला है। उसके पीछे का कारण ये था कि असल में उस व्यक्ति के गले पर चाकू से काटे जाने का निशान था। जिसके बाद पुलिस उसके पॉकेट्स को चेक करती और जो भी उससे बिलोंगिंग्स होती हैं उसको खंगालने की कोशिश करती। लेकिन पुलिस हैरान हो जाती है ये देखकर कि इस लाश के साथ इसका ना तो कोई आइडेंटिटी कार्ड था और ना ही इसके हाथ में कोई अंगूठी, घड़ी या फिर कोई भी ऐसी ज्वेलरीज जो मर्द पहनते हैं, कुछ भी नहीं थे। जबकि उसके हाथों के निशान पर उसकी घड़ी, अंगूठी के निशान थे। पुलिस जैसे ही ये देखती है, पुलिस इसको छिनैती के मामले के तहत इसमें जांच शुरू करती और साथ ही ये भी जगह रखती कि शायद ये कोई आपसी रंजिश या कोई दुश्मनी का मामला हो सकता हो कि इसे छिनैती की नज़र से देखने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हो। पुलिस अब इसकी शिनाख्त करने की कोशिश करती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती और साथ ही पूरे शहर में ये खबर फैला देती। जिसके बाद पुलिस को कामयाबी भी मिलती और ये पता चलता है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। असल में ये व्यक्ति एक ई रिक्शा चालक था। पुलिस को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है, पुलिस इसके परिवार से और भी जानकारी लेने की कोशिश करती तो पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम चांद मोहम्मद है और ये एक ई रिक्शा ड्राइवर था जो उसी मार्केट में ई रिक्शा चलाता था। पुलिस अब परिवार के लोगों से ये पूछती कि क्या चांद मोहम्मद की किसी के साथ कोई आपसी रंजिश, कोई पैसे का लेन देन का मामला या कोई भी इस तरीके की दुश्मनी थी। तो परिवार के लोग इन सारी बातों से इनकार करते हैं। जिसके बाद पुलिस इसको छिनैती के तहत इसमें जांच शुरू करते हैं और इस केस की जांच में पुलिस की पूरी टीम लग जाती है। लेकिन अभी पुलिस इस केस की जांच ही कर रही थी। इसी दौरान मुरादाबाद के एक दूसरे पुलिस स्टेशन की हद में, जिसका नाम मैना ठेठ पुलिस स्टेशन है, उसी की हद में एक दूसरी लावारिस लाश पुलिस को मिलती। अब ये थाना दूसरा था और पुलिस ऑफिसर भी दूसरे थे। जैसे ही पुलिस को यह खबर मिलती है, पुलिस वहाँ पर जाती है और बॉडी को शुरुआत में जब देखती है तो उन्हें पता चलता है कि यह मामला हत्या का है और हत्या के पीछे का भी जो कारण था वो सेम था, क्योंकि इस व्यक्ति के गले पर भी एक निशान था जो चाकू से काटे जाने का निशान था। पुलिस इस केस को उस दूसरे केस से जोड़कर नहीं देख रही थी। ये एक अलग मामला चल रहा था और वो एक दूसरा मामला चल रहा था। लेकिन जबकि कत्ल सेम एक तरीके से किया गया था। पुलिस जब उसकी जानकारी निकालती है तो जानकारी निकालने के बाद पुलिस को पता चलता है कि ये एक ई रिक्शा चालक है और इसकी हत्या एक सुनसान इलाके में की गई है। अब वहाँ के मैना ठेठ पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर इस केस को सुलझाने में लगे रहते हैं और इसकी जानकारी निकालते हैं तो पता चलता है कि इसका नाम रिजवान था और ये भी एक ई रिक्शा चालक था। जब पुलिस इसमें तफ्तीश करती है, काफ़ी मेहनत करने के बाद पुलिस को जब कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो पुलिस ये फैसला करती है कि जो केस पाकबड़ा पुलिस स्टेशन की हद में सामने आया था, उस केस को इस केस से रिलेट कर देखा जाए, क्या इनकी कोई सिमिलरिटीज़ हैं। जब पुलिस इन दोनों केस को मैच करती है तो उनमें बहुत सी ऐसी चीज़ थी जो इन दोनों कत्ल में मैच कर रही थी। उसमें सबसे पहला ये कि जो हत्या की गई थी, हत्या का जो तरीका था वो सेम था और लगभग जो हथियार थे, जिस हथियार के निशान उसके गले पर थे, वो भी सेम थे। तीसरा ये कि जो व्यक्ति पाकबड़ा पुलिस स्टेशन की हद में जिसकी लाश मिली थी वो भी एक ई रिक्शा चालक था और जो मैना ठेठ पुलिस स्टेशन की हद में मिला था वो भी एक ई रिक्शा चालक था। अब पुलिस इन दोनों केस को जोड़कर देखने लगती है और काफ़ी मेहनत करती है कातिल को ढूंढने के लिए। लेकिन पुलिस की काफ़ी मेहनत के बावजूद पुलिस को इसमें कोई कामयाबी नहीं मिलती। पुलिस अभी इसी की जांच कर रही थी और इसी बीच पुलिस को 7 सितंबर 2023 को एक खबर मिलती और वो खबर ये होती कि एक तीसरे पुलिस स्टेशन की हद में एक व्यक्ति को कुएं में फेंका गया है, जो कि एक अंधा कुआं है। असल में होता ये कि एक खेत के किनारे एक अंधे कुएं में कुछ लोगों को एक व्यक्ति के कराहने की आवाज़ आती। जब वो उस कुएं के करीब जाते हैं
तो देखते हैं कि अंदर से किसी इंसान के कराहने की आवाज़ आती। जब वो आवाज़ लगाते हैं तो वे व्यक्ति कुछ बोलता तो नहीं, लेकिन उसकी कराहने की जो आवाज़ होती वो तेज़ हो जाती। वो शायद इस खुशी में कि उसे किसी ने देख लिया, शायद अब वो बच सकता है, इस वजह से वो और तेज़ कराहता है, जिसके बाद वहाँ के लोग फ़ौरन पुलिस को कॉल करते हैं। और ये जो पुलिस स्टेशन था वो एक तीसरा पुलिस स्टेशन था। पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है और कुछ ऐसे एक्सपर्ट के ज़रिए जो कुएं में उतरना जानते हैं, उनके ज़रिए कुछ लोगों को कुएं में उतारा जाता है और उसे कुएं से बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद जब पुलिस देखती है तो देखती है कि उसके शरीर पर यानी उसके गर्दन पर चाकू से काटे जाने के निशान थे, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। पुलिस फौरन उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करती है। हॉस्पिटल में उसका कुछ दिनों तक इलाज चलता है, जिसके बाद डॉक्टर्स पुलिस से कहते हैं कि अब वो बातचीत करने के लायक है। पुलिस की टीम हॉस्पिटल जाती है और अब इस तीसरे व्यक्ति से बात करती है। यह तीसरा व्यक्ति भी एक ई रिक्शा ड्राइवर था। पुलिस को जैसे ही पता चला, पुलिस उससे पूछताछ करती है और वो पूरी कहानी सुनाता है कि आखिर उसके साथ ये घटना कैसे हुई और कौन लोग थे जो उसके साथ इस बेदर्दी से यानी इस दरिंदगी से इसके साथ पेश आए। वो कहानी सुनाता है और कहानी कुछ ये होती कि असल में इसका नाम नमन था। नमन भी एक ई रिक्शा ड्राइवर था और वो उसी मार्केट में ई रिक्शा चलाया करता था। इसी बीच रात में एक व्यक्ति आता है और वो उससे ई रिक्शा को बुक करने के लिए कहता है और साथ ही वो कहता है कि फला खेत में जाना है और वहाँ जाकर उसका खीरा पड़ा हुआ है, वो खीरा मार्केट में लेके आना है। नमन इस बात पे राज़ी हो जाता है, जिसके बाद वो व्यक्ति उसके साथ जाता है खेत में, एक सन्नाटे इलाके में रुकता है। वहाँ रुकने के बाद फिर वो व्यक्ति कुछ और लोगों को कॉल करता है, जिसके बाद दो और लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो दोनों व्यक्ति इस ई रिक्शा चालक को अपने कब्जे में लेते हैं, काबू करते हैं और काबू करने के बाद फिर जो व्यक्ति ई रिक्शा बुक किया था वो चाकू से इस ई रिक्शा ड्राइवर के ऊपर वार करने लगता है और इसी वार के दौरान वो उसकी गर्दन पर भी हमला करता है, जिसके बाद वो ई रिक्शा ड्राइवर उसे काफ़ी माफ़ी भी मांगता है। लेकिन वो लोगों के सर पर दरिंदगी सवार थी, वो उसके गले पर वार करते हैं और चाकुओं से शरीर पर कई जगह वार करते हैं, जिसके बाद वो ज़मीन पर गिर जाता है, तड़पने लगता है। जब वो ज़मीन पर गिर कर तड़पने लगता है तो ये तीनों व्यक्ति उसे उठाते हैं और करीब के एक अंधे कुएं में उसे फेंक देते हैं, जिसके बाद वो ये सोचकर कि अब ये यहाँ पर मर ही जाएगा, वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद वो कराहता है, वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे, जब उन्हें उसके कराहने की आवाज़ आती तो वो करीब जाते हैं। करीब जाने के बाद फिर पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस की टीम वहाँ से आती है और उसके बाद उसको वहाँ से रिकवर किया करने के बाद फिर उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। फिर वो पुलिस को ये सारी कहानी सुनाता है। पुलिस से पूछती है कि क्या उन व्यक्तियों को तुम पहचान सकते हो? तो ये ई रिक्शा ड्राइवर ये कहता है कि हाँ, वो उन व्यक्तियों को पहचान सकता है। इसके पीछे का कारण ये था कि असल में वो व्यक्ति वाकई में एक सब्जी विक्रेता था। वो मार्केट में सब्जी लगाता था और ख़ास करके वो खीरा और ककड़ी बेचा करता था। मैंने उसे कई मरतबा उसकी दुकान पर देखा है। पुलिस को जैसे ये पता चलता है, पुलिस की एक टीम फ़ौरन वहाँ पर जाती और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसकी जानकारी निकालती तो पता ये चलता है कि इस व्यक्ति का नाम दानिश है। दानिश बेसिकली एक सब्जी विक्रेता था। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में दानिश एक एक कर सारे जुर्म को कबूल करता है। साथ ही इससे पहले जो अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 लाशें मिली थी जो ई रिक्शा ड्राइवर थे, उस कत्ल को भी ये कबूल करता है और सारी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। पुलिस जब ये पूछती है कि आखिर क्या कारण था कि तुम सिर्फ ई रिक्शा चालकों को ही चुनते थे और उन्हें कत्ल करने की पीछे की वजह क्या थी, तो वो ये बताता है कि असल में वो एक नशेड़ी है और नशे के लिए वो सब्जी के साथ साथ लोगों को लूटने का काम करता था और लूटने के पीछे का जो कारण था वो यही था कि उसके नशे का जो पैसा है वो वहाँ से निकल जाता था और लूटने के लिए उसे सबसे आसान जो मोहरा मिलता था, बकरा मिलता था, वो ई रिक्शा ड्राइवर्स थे। क्योंकि ये ई रिक्शा ड्राइवर्स कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हो जाते थे। इन्हें कहीं पर भी अगर बुकिंग के लिए लेकर जाया जाए तो ये आसानी से मान जाते थे। इसी के चलते उसने सबसे आसान शिकार जो चुना वो ई रिक्शा ड्राइवर्स को चुना था और उसी की चपेट में पहले 2 ई रिक्शा ड्राइवर आते हैं और तीसरा नमन गुप्ता ये भी आ जाता है। लेकिन इत्तेफाक से पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, गांव के कुछ लोग इसके कराहने की आवाज़ सुनते हैं, इसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, इसकी जान बच जाती है। पुलिस इसी के साथ दानिश की पहचान पर
बाकी के जो 2 लोग थे उन्हें भी गिरफ्तार करते हैं, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सैनी था और दूसरा व्यक्ति जो खुद इसका एक भाई था। ये तीनों लोगों को पुलिस गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दी और साथ ही नमन गुप्ता अब सेफ है, वो जिंदा है और उसकी तबीयत में सुधार भी। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।